तो आज जो सबसे पहला टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। और स्पर्म ही ह्यूमन मेल्स में मेल गैमीट होता है। गैमीट इज़ द जर्म सेल जिसकी वजह से आगे रिप्रोडक्टिव काम हो पा रहा है और आगे फ्यूचर जनरेशन ऑफ स्प्रिंग जो है वो बन पा रही है। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इसका डायग्राम और फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और यही हम डायग्राम देख रहे हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इस डायग्राम में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक स्पर्म जो होता है वो एक मेल गैमीट होता है जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। और इसके 3 मेन पार्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहला पार्ट है हेड, दूसरा है मिडिल पीस और तीसरा है टेल। तो ये आपकी एनसीईआरटी में भी डायग्राम बना हुआ है बड़े अच्छे से, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसमें तीनों जो पार्ट्स हैं उन तीनों पार्ट्स के बारे में अब हम डिटेल स्टडी करते हैं। 3.6 फिगर जो है एनसीईआरटी का वो आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है जो आप देख सकते हैं। सो डायग्राम से हमें ये बात पता चल गई है कि इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल। साथ साथ में एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि द होल बॉडी ऑफ स्पर्म इज एनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पूरे के पूरे स्पर्म में, पूरी बॉडी में सबसे ऊपर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि बहुत ज़रूरी होती है और स्पर्म के अंदर होती है। ठीक है। और उसी के अंदर ही बाकी सारा पार्ट आता है। तो 3 पार्ट्स में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हेड। हेड वो पार्ट है जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है जो आपने अभी देखा। इट कंटेन्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मेन पार्ट है ऑब्वियसली। हेड है तो न्यूक्लियस है विच होल्ड्स द डीएनए ऑफ दी सेल। तो डीएनए कहाँ पे मिलता है, न्यूक्लियस कहाँ पे मिलता है? स्पर्म का मेन पार्ट क्या है? वो है आपका हेड। हेड के ऊपर आपने देखा एक ऊपर टॉप पार्ट है जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैप लाइक स्ट्रक्चर ऊपर की साइड पे एक पार्ट होता है स्पर्म के और उसको हम कहते हैं एक्रोसोम। ये एक्रोसोम क्या करता है? ये एक्रोसोम जो होता है इट हैज़ अ लॉट ऑफ एंजाइम्स, इट इज़ फिल्ड विद एंजाइम्स विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। आगे जब आप लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में देखेंगे तो आप देखेंगे कि एग को ब्रेक करने के लिए, पहली लेयर को ब्रेक करने के लिए स्पर्म का जो मेन पार्ट होता है वो हेड जाके उसको ब्रेक करता है। तो हेड के अंदर जो एक्रोसोम है वो असली में ये काम करता है और एग की जो वॉल है उसे ब्रेक करता है, फर्टिलाइजेशन कराता है ओवम के साथ। एग के बाद आते हैं मिडिल पीस। मिडिल पीस जो है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जैसे कि हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है। इसीलिए जो मिडिल पीस होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं विच प्रोड्यूसेस द एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। एनर्जी कौन देता है स्पर्म को? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कहाँ पे होता है? मिडिल पीस में। और तीसरा पार्ट जो है, सबसे लास्ट पार्ट जो है वो है टेल। ये हेल्प्स इन द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म जब मूव करता है तो जाता है ऐसे ऐसे करके, तो इसमें टेल ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यही मूव कराती है। एनर्जी से मिडिल पीस देता है बट मोटिलिटी मूवमेंट जो है वो टेल ही कराती है। अब जो नई थ्योरी आई है, पहले हम लोगों को लगता था टेल स्पर्म ऐसे ऐसे घूमते हैं, बट अब जो नई थ्योरी आई है वो ये बोलती है कि स्पर्म ऐसे 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 करके ऐसे स्पाइरल घूमते हैं। ठीक है। बट अभी तक उसका कुछ वो नहीं है तो हम उसके बारे में नहीं बात करें, हम सिर्फ ये बात करें कि 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल। अब जो एक और बात जो होती है स्पर्म के बारे में, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो वाइट कलर फ्लूइड मेल्स की बॉडी में से निकलता है वो स्पर्म होता है। बेटा वो स्पर्म नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ स्पर्म का एक पार्ट होता है, मतलब स्पर्म उसके अंदर होता है बट वो स्पर्म नहीं होता। वो जो चीज़ होती है वो होती है आपकी सीमेन, SEMEN, सीमेन। और सीमेन एक वाइट कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है जिसके अंदर स्पर्म होते हैं। इट कंटेन्स स्पर्म्स। ओके, एज यू कैन सी इट इज़ मेड ऑफ स्पर्म्स प्लस दी सेमाइनल प्लाज्मा। जो सेमाइनल वेसिकल से प्लाज्मा जनरेट होता है उसको मिलाते हैं स्पर्म्स के साथ और फिर वो सीमेन होता है वाइट कलर का फ्लूइड, उसके अंदर स्पर्म होते हैं। बहुत जगह पे ऐसे होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई स्पर्म निकल रहा है इसका मतलब फर्टिलिटी सही है, इतना अमाउंट ऑफ स्पर्म मतलब इतना सीमेन निकल रहा है तो फर्टिलिटी सही है। बट बेटा ध्यान रखना, सीमेन निकलने का मतलब ये पक्का नहीं है कि आपके अंदर स्पर्म भी है। सीमेन और स्पर्म 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, सीमेन के अंदर स्पर्म होता है बट ज़रूरी नहीं है ना, हमें तो वो तो बहुत माइक्रो है, बहुत छोटा है, तो हमें उस इतने से सीमेन के अंदर तो दिखेगा नहीं। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि स्पर्म्स कंटेन करे सीमेन। करता है 99.9% लोगों में करता है बट 0.1% लोगों में शायद ना करे, तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होती है। सीमेन में और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि सिक्रीशंस ऑफ एपिडिडाइमस, वास्ट डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल जैसे मैंने ऊपर बताया, सेमाइनल प्लाज्मा एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। इन सब की सिक्रीशंस भी जो होती हैं जो कि मैच्योरेशन और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स में हेल्प करती है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सीमेन के अंदर होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया होगा कि फ्रक्टोज भी होता है उसके अंदर, तो यही सारी चीज़ें सीमेन जो होता है वो कंटेन करता है।
So the normal sperm count in human males has to be around 200 से 3 million sperms पर ejaculation. जब भी एक मेल ejaculate करता है तो वो अराउंड 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो रिलीज़ करता है. 200 से 300 मिलियन का मतलब 1 मिलियन होता है 10 लाख, इसका मतलब 20 से 30 करोड़ स्पर्म्स. बट 20 से 30 करोड़ स्पर्म्स में से एटलीस्ट 60% ऐसे होने चाहिए जिनके जो शेप और साइज़ है वो ठीक है, वो नॉर्मल है, वरना जो है इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं ह्यूमन मेल्स में. साथ साथ ही इनमें से एटलीस्ट 40% स्पर्म्स ऐसे होने चाहिए जिनकी मोटिलिटी या मूवमेंट जो है बहुत बहुत फास्ट है, विग्रेस है. सो फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फर्टिलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस, चलो मैं दिखाई देता हूँ. फर्टिलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम. स्पर्म आएगा ऐसे ऐसे करके और ओवम में जाके टकराएगा और ये जब फ्यूज़ हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? जाइगोट. क्या बन जाएगा? जाइगोट. तो जाइगोट की प्रोसेस को, फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन. ठीक है. तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले होता क्या है? कॉइटस हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं उसे, कॉइटस को कॉपुलेशन भी कहते हैं. तो पॉपुलेशन के टाइम पे जब पीनस जो होता है इनसाइड द वेजाइना होता है, तब क्या होता है? रिलीज ऑफ सीमेन. जब वो सीमेन वेजाइना में रिलीज़ हो जाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन. ज़रा यहाँ पे देखें, इंसेमिनेशन, द रिलीज ऑफ सीमेन इनटू द वेजाइना ड्यूरिंग कॉइटस, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स भी आप बोल सकते हैं. तो कॉइटस के टाइम पे सीमेन जो है वो वेजाइना में रिलीज़ हो जाता है. अब वेजाइना में रिलीज़ हो गया, बट क्या वेजाइना में ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रही है? बिल्कुल भी नहीं. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है फेलोपियन ट्यूब में. अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद हो तो ऐसे करके ऐसे जाते हैं, कुछ ऐसे करके उसका स्ट्रक्चर होता है. तो यहाँ से ऐसे जाके यहाँ कहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है. देखते हैं क्या होगा. जैसे ही सीमेन रिलीज हो गया, इंसेमिनेशन प्रोसेस हो गया, तो स्पर्म स्विम करते हैं, एकदम से तेज़ी से जाते हैं, तेज़ी से जाएंगे और जाएंगे थ्रू द सर्विक्स. जो पहला पार्ट है वेजाइना के ऊपर, सर्विक्स के बाद जाएंगे यूट्रस में, और यूट्रस के बाद ऊपर जाके और ऐसे दो साइड्स होती हैं उसकी, इस तरह से 2 साइड्स होती हैं, दोनों साइड्स में जाएंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है एक साइड में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास, हमने बात करी 20 से 30 करोड़ स्पर्म्स हैं, तो बहुत सारे स्पर्म ऐसे करके जाएंगे और दोनों साइड जो होती हैं फेलोपियन ट्यूब में जुड़ जाएंगे. अब जिस भी साइड पे एग अगर होगा फेलोपियन ट्यूब के, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? वो स्पर्म एग से मिलेगा. बट कहाँ पे? स्पर्म को जाना होता है टू दी एंड रीच दी एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन. आपकी अगर एनसीईआरटी की आप बात करोगे तो वहाँ पे एम्पुला लिखा है, जो कि फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होता है. बट हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करें एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन. एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे एम्पुला और इस्थमस जहाँ पे मिलते हैं, दोनों साइड पे यहाँ मिलते हैं, इस पॉइंट पे जाके स्पर्म जो होता है वो एग से मिलता है. एग से मिल गया, अच्छी बात है. अब दोनों साइड पे एग से ज़रूरी नहीं है मिले. 99.9% एक ही बच्चा होता है. 2 बच्चे क्यों नहीं होते? क्योंकि दोनों साइड पे एग रिलीज ही नहीं होते. ठीक है ना. तो दोनों साइड पे एग पे नहीं मिलता है. दोनों में से जिस साइड पे एग आया है, क्योंकि मंथली एग कहीं ना कहीं पे रिलीज होता है, तो जहाँ पे एग अगर आया है तो एग से वो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे मिलेगा ऑफ द ओविडक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स तो बहुत ज़्यादा होता है, बट क्या उतना प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं? बिल्कुल भी नहीं बेटा. क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, प्रेगनेंसी होने के लिए स्पर्म्स को एग से मिलना ज़रूरी है. और एग जो आता है पूरी फीमेल बॉडी में 1 महीने के अंदर, वो सिर्फ 2 या 3 दिन रहता है. तो अगर उन 2 या 3 दिन के अंदर कॉपुलेशन हो गया, कॉइटस हो गया, और स्पर्म्स वहाँ तक रीच करने में क्या बोलते हैं, सक्षम रहे, तो आपकी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो पाएगी, वरना हो ही नहीं पाएगी. ठीक है ना. बहुत सारी एक मूवी थी ना, वो कौन सी थी? वो गुड न्यूज़. तो गुड न्यूज़ में उन्होंने वो दिखाया था ना कि उसको टाइम पीरियड था कुछ जिसके बीच में, तो ओव्यूलेशन का पीरियड होता है फीमेल्स का. अगर उस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं. फिर वही बात है, बढ़ जाते हैं, 100% कभी नहीं होते. ठीक है. और ओव्यूलेटरी फेज के इधर उधर तो कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स का टाइम है ही नहीं, कोई मतलब है ही नहीं. तो स्पर्म क्या करते हैं? स्पर्म आपके एग से मिल चुके हैं, तो स्पर्म जो जाते हैं और एग के स्ट्रक्चर में सबसे बाहर का जो लेयर है, ज़ोना पेलिसिडा, वहाँ जाके उस पर जाके अटैक करते हैं. जहाँ जाके जब अटैक करेंगे, तो एक और मूवी कोट करना चाहूँगा मैं, 3 इडियट्स. तो 3 इडियट्स का जो ओपनिंग शायद सीन है, उसमें वो आता है वायरस, और वो कहता है भाई लाइफ इज़ अ रेस ब्रोकन अंडा, समथिंग ऐसा कुछ. तो कहते हैं जो पहले जाएगा वही आगे पहुँच पाएगा ना. तो उसमें वो एक बात बोलता है कि जो स्पर्म होता है, सबसे पहले पहुँचता है, वही जो रेस जीतता है, वही आगे जाके बेबी बनता है, मतलब आगे जाके हम में चेंज होता है. बट ऐसा कभी नहीं होता बेटा. स्पर्म जो होता है, बहुत सारे स्पर्म्स एग पे जाके लगते हैं और धीरे धीरे उसकी लेयर को ब्रेक करते हैं, और फिर एक स्पर्म अंदर जाता है और उसका हेड जो है तो एग के अंदर जाके जुड़ जाता है. तो
स्पर्म जो होता है वो ज़ोना पेलोसिटा लेयर के ऊपर जाता है, वहाँ जाके कुछ इस तरह से चेंज करता है, वहाँ पे जाके कुछ ऐसे केमिकल अटैक होता है जब हेड उसके अंदर जाता है कि और कोई स्पर्म्स उसमें ना आने पाए, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा स्पर्म आ गए तो फिर पॉलीस्पर्मी हो जाएगी, जो कि बच्चा जो होगा वो फिर नॉर्मल नहीं होगा। इस वजह से पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए, पॉलीस्पर्मी मतलब एक से ज़्यादा स्पर्म को रोकने के लिए वो मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस इंड्यूस करता है और एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक करता है, ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। ठीक है, समझ गए बात। अब इस चीज़ में हेल्प कौन कर रहा है, थोड़ी देर पहले हमने बात करी, हेल्प कर रहा है हमारा एक्रोसोम, जो कि स्पर्म के ऊपर होता है। तो सिक्रीशंस ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म टू एंटर द ओवम थ्रू द ज़ोना पेलोसिटा लेयर एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर वो जाता है, एक्रोसोम में वो जाता है और एक्रोसोम में जाके वो अपना काम कर देता है। क्या ये बात क्लियर है? तो इस तरह से स्पर्म जो होता है वो पूरी लंबी रेस घूम घाम के सब कुछ कर कुरा के वो लास्ट में यहाँ तक चले जाता है। यही वो टाइम होता है जब वो एक्रोसोम के अंदर स्पर्म चले जाता है। यहाँ पे जो ओवम है वो ओवम अब दोबारा से पूरी उसकी सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है और वो चेंज हो जाता है किस में, सेकेंडरी oocyte और सेकेंड पोलर बॉडी में, जो कि आप oogenesis में पढ़ेंगे, जब भी आप पढ़ेंगे oogenesis तो उसमें जाके चेंज हो जाता है और उसके बाद एग और स्पर्म मिलके जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, वो जाइगोट जो होता है एक हैप्लॉइड स्पर्म और हैप्लॉइड एग से मिलके बनता है, इसलिए जाइगोट जो होता है वो डाइप्लॉइड होता है। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब जाइगोट तो बन गया, अब जाइगोट बन गया तो क्या हुआ, जाइगोट बनने के बाद भाई जाइगोट को जाके चिपकना भी तो है यूट्रस में, यूट्रस में जाके वो जुड़ेगा जाइगोट, और यूट्रस में जाके जुड़ने के बाद ही तो आगे एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है ना, एम्ब्रियो बनेगा, फिर आगे जाके पूरी डेवलपमेंट होगी उसकी और आगे 9 महीने बाद बच्चा होगा। बट वो कैसे होगा, जाइगोट जब जाएगा और यूट्रस पे जाके जुड़ेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। चलो एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। वैसे फिगर नंबर 3.11 है आपकी एनसीईआरटी में, एक बार डायग्राम देख लेते हैं और फिर हम आगे इसके बारे में थ्योरी पढ़ते हैं। तो इम्प्लांटेशन में क्या होता है, जब आपका जाइगोट बन चुका है, जाइगोट बनने के बाद मियोसिस शुरू होती है जाइगोट की, और जैसे आप देख सकते हैं फिगर नंबर ए, बी के बाद अगर आप देखेंगे तो बी में जाइगोट फॉर्मेशन होती है और फिर सी में उसकी डिवीजन हो रही है, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है। तो ये पूरी प्रोसेस आप अगर देख रहे हो तो वो कैसे ओवम निकला ए पार्ट पे और फिर उसकी एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे उसका फर्टिलाइजेशन हुआ बी पार्ट पे जो आप देख सकते हैं, फिर सी पार्ट पे वो डिवाइड होते 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 यूट्रस में जा रहा है और यूट्रस में जाके ये इम्प्लांट हो रहा है। तो ये पूरा एक डिस्क्रिप्शन हो गया, डायग्रामेटिक व्यू हो गया कि कैसे स्पर्म जो है, मतलब सॉरी जाइगोट जो है वो आगे जाके डेवलप करता है या फिर डिवाइड करता है। तो डायग्राम में जैसे हमने देखा कि वो जो जाइगोट है वो धीरे धीरे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोटिक डिवीजन। जाइगोट 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे करके जब डिवाइड होता है तो वो माइटोसिस से डिवाइड होता है, माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लीवेज। ठीक है, कट होने को क्लीवेज कहते हैं। एक था कटा 2 बन गए, 2 थे कटे 4 बन गए, 4 कटे 8 बन गए। तो ये जब क्लीवेज होती है तो ये फॉर्म करता है जाइगोट 2, 4, 8, 16 ऐसे करके डॉटर सेल्स बनाता है। और इन डॉटर सेल्स को जब ये 2 होते हैं, 8, 4 होते हैं, 8 होते हैं, 16 होते हैं, इनको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, 8 से 16 सेल जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं उन्हें स्पेसिफिक नाम दे सकते हो आप मोरुला, क्योंकि अब ये मोरुला जो है वो डिवाइड करता है। अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक चीज़ और, ये धीरे धीरे जो हो रहा है वो आपकी फेलोपियन ट्यूब से मूव करते करते, जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा, कहाँ जा रहा है आपके यूट्रस में। तो मोरुला जो होता है वो फर्दर डिवाइड करता है और ट्रांसफॉर्म करता है, और ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसको मोरुला ना बोलते हैं, हम उसे ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है इसके अंदर के जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, जो कि इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, 32, 64 जैसे करके बढ़ रहे हैं, उसकी 2 लेयर्स होती है भाई। ये 2 लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को। इसकी पहली लेयर को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, TROPHO ब्लास्ट, और दूसरी को इनर सेल मास। ऑब्वियसली ट्रोफोब्लास्ट इनर सेल मास तो अंदर की लेयर है, तो ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर होगी। ये ट्रोफोब्लास्ट वही लेयर है जो जाके एम्ब्रियो को या फिर जाइगोट को जाके चिपकाती है, कहाँ पे, टुवर्ड्स द यूट्रस। तो एंडोमेट्रियम में अटैचेस टू द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम में जाके ट्रोफोब्लास्ट जाके चिपक जाता है। और जो इसके अंदर के जो सेल होते हैं इनसाइड में, इनर सेल मास, वो डिवाइड करते हैं रैपिडली और डिफरेंशिएट हो जाते हैं धीरे धीरे। वो टूट टूट के अपनी अपनी जगह जाने लगते हैं और पूरी ह्यूमन बॉडी बनाने लगते हैं। ये सारे के सारे इनर सेल मास पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी बनाने लगेंगे और ये आगे जाके एम्ब्रियो बन जाएगा, फिर एम्ब्रियो विल डेवलप। ठीक है ना, तो ये पूरी प्रोसेस आपकी एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा। अब इसके साथ साथ ही क्या होता है, आप अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि जो
आपके यूट्रस की जो सेल्स होते हैं वो भी आगे जाके डिवाइड करने लगते हैं और पूरे ब्लास्टोसिस्ट को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट को जब पूरी तरह से कवर कर लिया, अभी तो सिर्फ ये जाके चिपका ही था, अब ये कवर भी हो गया, और ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो आगे जाके एम्ब्रियो तो बनना ही है, ब्लास्टोसिस्ट कवर कर जाते हैं और इसको हम कहते हैं अब ये जाके चिपक गया है भाई, अब ये जाके क्या हो चुका है, इम्प्लांट। तो इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कह रहे हैं कि ब्लास्टोसिस्ट जाके जो किया और पूरे यूट्रस के सेल्स उसे कवर कर लिए, इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन होने के बाद ही, होने के साथ ही हम इसे बोलते हैं कि भाई अब हो चुकी है आपकी प्रेगनेंसी।